विद्यार्थियों, आज हम देखेंगे ट्रांजिस्टर के स्थैतिक दिष्ट अभिलाक्षणिक वक्र। तो किसी भी ट्रांजिस्टर के लिए हम दो अभिलाक्षणिक वक्र खींचते हैं। एक कहलाते हैं निवेशी अभिलाक्षणिक और दूसरे कहलाते हैं निर्गत अभिलाक्षणिक। अब अभिलाक्षणिक क्या होते हैं? किसी भी ट्रांजिस्टर के धारा और वोल्टता के मध्य खींचे गए वक्र क्या कहलाते हैं? अभिलाक्षणिक वक्र कहलाते हैं। अब निवेशी अभिलाक्षणिक हम किसे कहते हैं? जब हम निर्गत वोल्टता को स्थिर रखकर निवेशी वोल्टता और निवेशी धारा के मध्य जो वक्र खींचते हैं वो कहलाते हैं निवेशी अभिलाक्षणिक ट्रांजिस्टर के लिए। और जब हम ट्रांजिस्टर की निवेशी धारा को नियत रख के निर्गत धारा और निर्गत वोल्टता के मध्य जो वक्र खींचते हैं वो कहलाते हैं निर्गत अभिलाक्षणिक वक्र। अब हमने 3 अभिविन्यासों में हमने देखा था हम ट्रांजिस्टर को व्यवस्थित कर सकते हैं, उभयनिष्ठ आधार में, उभयनिष्ठ उत्सर्जक में और उभयनिष्ठ संग्राहक में। तो हम देखेंगे कि हमें इनके अभिलाक्षणिक वक्र किस तरह से मिलते हैं। तो प्रायोगिक परिपथ किस तरह से हम बनाते हैं, तो यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि पहले भी हमने बताया था कि एमीटर को हमेशा कौन सी बायस दी जाएगी? फॉरवर्ड बायस। कलेक्टर को हमेशा कौन सी बायस दी जाएगी? रिवर्स बायस दी जाएगी। तो अब पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए मुझे उभयनिष्ठ आधार बनाना है, तो इनपुट और आउटपुट में दोनों में आधार कॉमन मैंने रख दिया है, कॉमन टर्मिनल बना दिया है आधार को। इनपुट पर कॉमन आधार में कॉमन बेस में मेरे पास इनपुट पर एमीटर होता है और आउटपुट पर कलेक्टर होता है। और ये मैं देख चुकी हूँ कि सप्लाई वोल्टेज जो है दी जाएगी एमीटर को वो VEE से लिखी जाएगी और जो सप्लाई वोल्टेज कलेक्टर को दी जाएगी वो VCC से लिखी जाएगी। और एमीटर और बेस के मध्य जो डेवलप्ड वोल्टेज है वो VEB से लिखी जाएगी और कलेक्टर और बेस के बीच जो डेवलप वोल्टेज है वो VCB लिखी जाएगी। दोनों धाराएं प्रवेशी दिखाई जाएंगी, IE और IC। अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास किस तरह से हम उभयनिष्ठ आधार के वक्रों का अध्ययन के लिए परिपथ बनाते हैं। तो हमने क्या किया है कि एमीटर को फॉरवर्ड बायस देनी है, इसलिए इसको चूँकि ये P है, PNP ट्रांजिस्टर है तो एमीटर और कलेक्टर दोनों ही P टाइप के होंगे। तो यहाँ से P टाइप को फॉरवर्ड बायस देने के लिए मैंने प्लस से जोड़ा है और इधर से कलेक्टर को रिवर्स बायस देने के लिए मैंने माइनस से जोड़ा है, क्योंकि ये दोनों P हैं। तो P को इधर से पॉजिटिव से जोड़ते ही एमीटर को फॉरवर्ड बायस मिल गई और कलेक्टर P है इसलिए इसको नेगेटिव से जोड़ते ही इसको कौन सी बायस मिलेगी? रिवर्स बायस। अब मुझे एक बात ध्यान रखनी है, मापन के लिए मुझे परिपथ में इन वेरिएबल बैटरीज के अलावा, ये चूँकि वेरिएबल है क्योंकि यहाँ हमने पोटेंशियल डिवाइडर सिस्टम बनाया है इधर दोनों तरफ, इसलिए ये जो पोटेंशियल है वो इसको वेरी करते ही कैसा हो जाएगा? वेरिएबल पोटेंशियल हो जाएगा। अब मुझे कलेक्टर और बेस के बीच वोल्टता का मापन करना है तो मुझे वोल्टमीटर लगाना होगा। और मुझे ये ध्यान रखना है कि जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है वो वोल्टमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल उसके नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है। तो अब यहाँ पर ये टर्मिनल मेरा पॉजिटिव हो जाएगा और ये हो जाएगा नेगेटिव। अब यहाँ पर बैटरी के हमने ये देख लिया है कि आपके पास बैटरी का यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल है तो वोल्टमीटर का पॉजिटिव से नेगेटिव के साइड से जुड़ेगा। और इसी तरह एमीटर को जोड़ते समय मुझे ध्यान रखना है कि पॉजिटिव एमीटर का बैटरी के पॉजिटिव से ही जाएगा। अगर यहाँ नेगेटिव आ रहा है तो यहाँ एमीटर का कौन सा नेगेटिव ही आना चाहिए सिरा। तो एमीटर और वोल्टमीटर को जोड़ते समय मैं ध्यान रख के जोड़ सकती हूँ कि जो आपके पास बैटरी का पॉजिटिव सिरा की तरफ एमीटर का पॉजिटिव सिरा होना चाहिए, बैटरी के नेगेटिव सिरे की तरफ एमीटर का नेगेटिव सिरा होना चाहिए। इसी तरह वोल्टमीटर के भी दोनों सिरे नेगेटिव की तरफ नेगेटिव और पॉजिटिव की तरफ पॉजिटिव होना चाहिए बैटरी के। तो ये ध्यान में रखते हुए हम वोल्टमीटर और मीटर को भी जोड़ के आसानी से ये सर्किट बना सकते हैं। इसी तरह आप NPN ट्रांजिस्टर के लिए भी देखेंगे तो आप पाएंगे कि एमीटर N है, कलेक्टर भी N है। एमीटर को फॉरवर्ड बायस देनी है इसलिए नेगेटिव से जोड़ा है, कलेक्टर को रिवर्स बायस देनी है इसलिए प्लस से जोड़ा है। और बैटरी का और ये वेरिएबल बैटरी हैं दोनों, क्योंकि मुझे परिपथ में वोल्टता और धारा का अध्ययन करना है। अब यहाँ पर वोल्टता और धारा के मापन के लिए वोल्टमीटर और अमीटर लगाए हैं। वोल्टमीटर समांतर क्रम में लगता है, आपको पता है, और अमीटर को हम श्रेणी क्रम में लगाते हैं। अमीटर को इस तरह से जोड़ेंगे परिपथ में कि उसका पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव से जुड़े, और वोल्टमीटर को इस तरह से जोड़ेंगे कि उसका पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव की तरफ से आए और उसका नेगेटिव वोल्टमीटर का बैटरी के नेगेटिव सिरे की तरफ आए। तो ये ध्यान में रखते हुए हम इसका भी ट्रांजिस्टर अभिलाक्षणिक अध्ययन खींचने के लिए परिपथ बना सकते हैं। तो ये सप्लाई वोल्टेज लगाते समय मैंने ध्यान रखा है मीटर को फॉरवर्ड बायस मिले, कलेक्टर को रिवर्स बायस मिले, इस तरह से हम। और ये सर्वनिष्ठ आधार है तो आधार को मैंने दोनों में कॉमन कर दिया है। इनपुट में मैंने एमीटर को लगाया है और कलेक्टर को आउटपुट में लगाया है। अब जब मैं इसके अभिलाक्षणिक वक्र खींचती हूँ तो निवेशी धारा IE और निवेशी वोल्टता
के बीच खींचे गए यानी आई और VEB के बीच खींचा गया जो वक्र है वो उभयनिष्ठ आधार के लिए निवेशीय अभिलाक्षणिक होंगे। कब? जबकि VCB को क्या रखा जाएगा? कांस्टेंट रखा जाएगा। और निर्गत अभिलाक्षणिक क्या होंगे? जबकि निवेशी धारा यानी IE को कांस्टेंट रखा जाएगा और निर्गत धारा IC और निर्गत वोल्टा VCB के मध्य जो ग्राफ खींचे जाएंगे वो निर्गत अभिलाक्षणिक होंगे, जो कि किस प्रकार से मिलते हैं वो यहाँ दिखाए गए हैं। तो आपके पास जब अब निवेशी अभिलाक्षणिक खींचते हैं तो उत्सर्जक आधार धारा और उत्सर्जक आधार वोल्टा के बीच और VCB कांस्टेंट रखते हुए खींचे गए हैं। तो हम ये पाते हैं कि एक निश्चित वोल्टा तक तो कोई धारा नहीं बहती है। ये डिप्लीशन लेयर की पोटेंशियल को दर्शा रही है और जैसे ही वोल्टा हमारी वोल्टा उससे ज़्यादा होती है तो बैरियर को क्रॉस करके आपके पास धारा बहने लगती है, आवेश वाहकों का प्रवाह होने लगता है और जैसे जैसे वोल्टा बढ़ती जाती है फिर धारा बढ़ने लगती है। ये बिल्कुल वक्र वैसे ही हैं जैसे कि हम डायोड के अभिलाक्षणिक वक्र खींचते हैं। और इन दोनों वक्रों से हम दो कांस्टेंट्स के मान निकाल सकते हैं। H पैरामीटर्स हम देख चुके हैं, तो दो H पैरामीटर हम निकाल सकते हैं। HIB यानी निवेशी जो आपके पास इम्पिडेंस है उसका मान हम निकाल सकते हैं। निवेशी इम्पिडेंस का मतलब निवेशी प्रतिबाधा का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। और HRV था आपका रिवर्स ट्रांसफर वोल्टेज रेशियो का मान भी हम निकाल सकते हैं, यानी डेल्टा VEB अपॉन डेल्टा VCB का मान भी हम निकाल सकते हैं। रिवर्स ट्रांसफर वोल्टेज रेशियो का मान यानी दो मान इससे हम इस वक्र से निकाल सकते हैं। अब VCB कांस्टेंट है तो किसी भी एक उस पर मैं एक छोटा सा ट्राइंगल बना लूँगी, क्योंकि पीस वाइज लीनियर हम अप्रॉक्सीमेशन लेते हैं, ये शुरू के चैप्टर में हमने अध्ययन किया है। तो पीस वाइज लीनियर ऑपरेशन लेते हुए एक छोटा सा किसी भी एक वक्र का एक छोटा सा ट्राइंगल मैं यहाँ बना सकती हूँ और उस ट्राइंगल पर जो कि मुझे लीनियर दिखेगा तो यहाँ पे एक छोटा सा ट्राइंगल बना के मैं किसके मान निकाल सकती हूँ? वोल्टा और धारा का अंतर निकाल यहाँ से करूँगी, यहाँ से दोनों तरफ इस तरफ मैं डालूँगी तो मुझे क्या मिल जाएगा? वोल्टा का अंतर। और इसी तरह यहाँ नीचे मैं मिलाऊंगी तो इसके दोनों बिंदुओं को मुझे क्या मिल जाएगा? वोल्टा का अंतर। तो वोल्टा का अंतर मुझे पता चल जाएगा डेल्टा VEB, धारा का अंतर पता लग जाएगा तो मेरा HIB का मान आ जाएगा। और ये तीनों वक्रों से ही मैं मान निकाल सकती हूँ, जैसे कि यहाँ दिखाया गया है VCB -10 वोल्ट के लिए, VCB -5 वोल्ट के लिए और VCB -1 वोल्ट के लिए मैं ये तीनों मान यहाँ पर निकाल सकती हूँ। अब यहाँ पर निर्गत अभिलाक्षणिकों को मैं देखती हूँ तो मैं ये देखती हूँ कि निर्गत अभिलाक्षणिक जब आपके पास जो संग्राहक आधार वोल्टा है वो थोड़ी सी नेगेटिव होती है तो संग्राहक धारा क्या होती है? तेज़ी से कम होती है, यानी नेगेटिव साइड हम वोल्टेज देते हैं तो ये धारा तेज़ी से घट रही है। और फॉरवर्ड बायस में जैसे ही हम संग्राहक आधार वोल्टा को जैसे से बढ़ाते जाते हैं और IE को मैंने किसी भी उसके लिए कांस्टेंट रखा हुआ है तो संग्राहक धारा का मान शुरू में तो थोड़ा सा बढ़ता है और बाद में IE के लगभग पहुंचकर क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। और ये जो रीजन है यहाँ पर हमने अलग अलग IE के साथ निवेशी धारा को कांस्टेंट रखते हुए अलग अलग ये ग्राफ खींचे हैं और इससे भी मैं दो मान निकाल सकती हूँ। एक तो निकाल सकती हूँ HOB का। HOB यानी आपके पास है ये निर्गत प्रवेश्यता मतलब एडमिटेंस, क्योंकि ये धारा अपॉन वोल्टा है। और दूसरा मान मैं निकाल सकती हूँ अल्फा का, यानी कि धारा लाभ का मान मैं निकाल सकती हूँ। और धारा लाभ का मान ये है आपके पास फॉरवर्ड करंट गेन, तो IC अपॉन IE है, तो ये मान भी मैं यहाँ से निकाल सकती हूँ। क्योंकि यहाँ पर मैं अगर किसी एक वोल्टा के लिए कांस्टेंट मानूँ तो जैसे मैं 6 वोल्टा मान ली मैंने VCB कांस्टेंट रखी है, तो VCB को यहाँ कांस्टेंट रखते हुए मैं एक लाइन खींचूँ तो इन दोनों वक्रों का पर जो IE का अंतर है वो डेल्टा IE हो जाएगा। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैं यहाँ Y अक्ष पर मिलाती हूँ तो मुझे डेल्टा IC का अंतर मिल जाता है। तो एक कांस्टेंट लाइन खींच के यहाँ से किन्हीं दो वक्रों के मध्य मैं डेल्टा IC और डेल्टा I का अनुपात निकाल के अल्फा का मान निकाल सकती हूँ। और HOV का मान निकालने के लिए यहाँ पर एक छोटा सा मैं यहाँ ट्राइंगल बना सकती हूँ, क्योंकि ये पीस वाइज लीनियर वक्र हो जाएगा। तो एक छोटा सा ट्राइंगल बना के मैं आधार पर भी डिफरेंस निकाल सकती हूँ किसका? डेल्टा VCB का। और Y अक्ष पर इसका अंतर निकाल के मैं क्या मान निकाल सकती हूँ? डेल्टा IC का मान निकाल सकती हूँ। तो इन दोनों का रेशियो निकाल कर मैं HOB का मान ज्ञात कर सकती हूँ। तो इस प्रकार मैं देखती हूँ कि दोनों सर्किट्स में मैं एक मान तो निकालती हूँ ट्राइंगल बनाकर, यानी कि ओम के नियम से निकालती हूँ V और I का रेशियो, और दूसरा मैं मान निकालती हूँ एक कांस्टेंट लाइन खींचकर Y अक्ष के पैरेलल x अक्ष के किसी बिंदु से होती हुई Y अक्ष के पैरेलल एक लाइन खींचकर वो जिन दो वक्रों को काटती है उन दो वक्रों से धाराओं का अनुपात भी निकाल सकती हूँ आउटपुट में, और इनपुट में मैं मान निकाल सकती हूँ वोल्टाओं का। तो इस तरह से मैं
दोनों वक्रों से दो दो एच पैरामीटर्स के मान निकाल के ट्रांजिस्टर के एच पैरामीटर्स के मान ज्ञात कर सकती हूँ। अब यहाँ एक खासियत और है कि इस निर्गत अभिलाक्षणिक वक्रों को हम पूरे 3 भागों में बांटते हैं, 3 क्षेत्रों में बांटते हैं। पहला क्षेत्र कहलाता है संतृप्त क्षेत्र, जो कि यहाँ ये दिखाया गया है। दूसरा क्षेत्र ये सारा क्षेत्र है, जो कि क्या है, एक एक्टिव क्षेत्र है। और तीसरा क्षेत्र है कट ऑफ क्षेत्र, अंतक क्षेत्र। अब यहाँ पर संतृप्त जो क्षेत्र की मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पर जो ये संतृप्त क्षेत्र है लगभग शून्य संग्राहक आधार वोल्टता से ऊपर है, क्योंकि यहाँ शून्य संग्राहक वोल्टता का पॉइंट यहाँ है, तो उससे ऊपर का रीजन है। और शून्य धारा से भी, संग्राहक धारा से भी ऊपर का नीचे, यानी शून्य आधार संग्राहक वोल्टता और शून्य आधार संग्राहक जो धारा है उससे ऊपर का जो ये संग्राहक धारा, इसे हम आधार संग्राहक धारा ना कह के इसे हम सिंपली क्या कहते हैं, संग्राहक धारा। तो संग्राहक आधार वोल्टता शून्य और शून्य संग्राहक आधार धारा से ऊपर का जो क्षेत्र है वो कहलाता है संतृप्त क्षेत्र। इस क्षेत्र में दोनों संधियाँ कैसी हैं, अग्रबायस मानी जाती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं धारा बहुत तेज, वोल्टता बढ़ने के साथ साथ धारा बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो ये और तेज़ी से बढ़कर एक नियत अवस्था को हम देखते हैं, ये थोड़ी देर में प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर ये जो रीजन है, इसलिए क्योंकि ये अंत में जाके इसके अंत, इस क्षेत्र के अंत तक आते आते ये धारा किस अवस्था को प्राप्त कर जाती है, संतृप्त अवस्था को प्राप्त कर रही है, क्योंकि उसके बाद इसका मान नगण्य ही बढ़ रहा है। तो इसलिए ये जो रीजन है ये कहलाता है संतृप्त अवस्था। और इस अवस्था में दोनों ही संधियाँ, चाहे वो आधार संग्राहक संधि हो, चाहे वो उत्सर्जक आधार संधि हो, दोनों ही कैसी हो जाती हैं, अग्रबायसित हो जाती हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इस अवस्था में जो ट्रांजिस्टर है वो एक्टिव रीजन में नहीं होता है। इस अवस्था में हम उसका उपयोग प्रवर्धन के रूप में नहीं कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ अंतक क्षेत्र है, जो कि आधार संग्राहक धारा शून्य और आधार संग्राहक वोल्टता शून्य से नीचे का जो रीजन है वो कहलाता है अंतक क्षेत्र। और इस स्थिति में दोनों ही संधियाँ, आधार उत्सर्जक संधि और आधार संग्राहक संधि, दोनों ही संधियाँ क्या हो जाती हैं, पश्चवायसित हो जाती हैं। ये हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। और जो एक्टिव रीजन है, और इसमें भी जो ट्रांजिस्टर है वो प्रवर्धक की तरह काम नहीं करेगा। तो अगर ट्रांजिस्टर पे इतनी कम वोल्टेज लगाई गई है कि वो किस में चला जाता है, रिवर्स बायस में, दोनों संधियाँ रिवर्स बायसिस हो जाती हैं, संतृप्त क्षेत्र में या कट ऑफ क्षेत्र में चला जाता है, काम ही नहीं करता है। शून्य से नीचे का रीजन है, शून्य आधार धारा, यहाँ पर तो आधार संग्राहक धारा बहुत अधिक है, जबकि यहाँ संग्राहक धारा क्या है, शून्य से भी बहुत कम है। तो इसका मतलब आधार धारा जहाँ बहुत कम हो गई, यानी खत्म ही हो गई संग्राहक धारा, आउटपुट मुझे मिल ही नहीं रहा है, संग्राहक धारा क्या हो गई है, लगभग शून्य हो गई है। तो यहाँ पर ये क्षेत्र है कट ऑफ रीजन का, और संग्राहक संतृप्त क्षेत्र जिसमें धारा बहुत अधिक है। तो ये दोनों ही रीजन है जहाँ ट्रांजिस्टर का प्रचालन प्रॉपरली नहीं होता है और ये प्रवर्धक की तरह काम नहीं करता है। इन दोनों रीजन्स को हम केवल तब काम में लाते हैं जब हमें ट्रांजिस्टर एज अ स्विच के रूप में काम करना होता है। अब यहाँ पर मेनली हम बात कर रहे हैं एक्टिव रीजन की, जहाँ ट्रांजिस्टर का प्रचालन होता है और ये प्रवर्धक के रूप में काम करता है। तो यहाँ पर इस बात पर डिपेंड करता है कि यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ ये रीजन वो है जो आधार जो वोल्टता है, आधार संग्राहक वोल्टता है, उसमें यहाँ पे ये शून्य से अधिक का रीजन है और आधार धारा भी यहाँ शून्य से अधिक है। यानी इस स्थिति में उत्सर्जक संधि तो कैसी है, आपके पास अग्रबायसित है उत्सर्जक आधार संधि, और आधार संग्राहक संधि कैसी है, पश्चवायसित है। तो एक संधि अग्रबायसित है और दूसरी संधि पश्चवायसित है। और इस क्षेत्र में यहाँ पर ये रेखाएं कैसी हैं, एक दूसरे के समानांतर हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें तो संग्राहक आधार धारा की संग्राहक वोल्टता पर नगण्य निर्भरता दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ वोल्टता जब अगर हम बढ़ा भी रहे हैं तो भी ये मान धारा का जो है IC क्या है, वो कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि IC का जो निर्धारण हो रहा है वो किसके आधार पर हो रहा है, IE के आधार पर हो रहा है, और ये IE से थोड़ी सी ही कम है। तो यहाँ पर ये जो रीजन है, यहाँ हम देखें तो धारा नियत बह रही है। तो इस तरह से हम यहाँ पे ट्रांजिस्टर को एक नियत धारा स्रोत के रूप में भी काम ले सकते हैं। तो इस तरह से हम 3 क्षेत्र डिफाइन करते हैं किसी भी ट्रांजिस्टर क्षेत्र के लिए। अब इसी तरह हम बात करते हैं उभयनिष्ठ उत्सर्जक अभिलाक्षणिक की। तो वही बातें हमें ध्यान रखना है, उभयनिष्ठ उत्सर्जक बना रहे हैं तो उत्सर्जक दोनों में इनपुट और आउटपुट में क्या होगा, कॉमन टर्मिनल होगा। जैसे कि यहाँ हमने दिखाया ये इनपुट में भी है और आउटपुट में भी है, यहाँ भी ये इनपुट में भी है और आउटपुट में भी है। पुनः वही
एमीटर को कौन सी बायस दी जाएगी, फॉरवर्ड बायस। कलेक्टर को कौन सी बायस दी जाएगी, रिवर्स बायस। ध्यान रखना है वोल्टमीटर जोड़ते समय नेगेटिव साइड वोल्टमीटर की बैटरी के नेगेटिव की तरफ हो, पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव की तरफ हो। अमीटर का भी नेगेटिव इस तरह से ध्यान रखते हुए जोड़ना है कि वो बैटरी के नेगेटिव से जुड़े, और अगर पॉजिटिव जोड़ना है तो पॉजिटिव से जुड़े। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए हम ये परिपथ बनाते हैं। वेरिएबल बैटरी इसलिए लगाई है ताकि हम वोल्टता परिवर्तित करके वोल्टता और धारा के अभिलाक्षणिक वक्र खींच सकें। तो पुनः यहाँ हम देखें तो PNP है तो एमीटर P है तो पॉजिटिव से जुड़ा है, कलेक्टर भी P है तो नेगेटिव से जुड़ा है, तो रिवर्स बायस मिल गई है। और इसी तरह बाकी बचा हुआ हमने टर्मिनल किससे जोड़ दिया है, क्योंकि इसको हमें रिवर्स बायस देनी है। यहाँ से उत्सर्जक और आधार संधारित्र को फॉरवर्ड बायस देनी है, तो यहाँ से P से जुड़ गया तो पॉजिटिव से, बेस N का था तो नेगेटिव से जुड़ा तो फॉरवर्ड बायस इसको मिल चुकी है। कलेक्टर को यहाँ से रिवर्स बायस मिल चुकी है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए हम सर्किट यहाँ भी और यहाँ भी बना सकते हैं कि हमें किन बातों का ध्यान रखना है कि बायसिंग जोड़ते समय बैटरी का ध्यान इस तरह से रखना है कि कलेक्टर को हमेशा रिवर्स बायस मिले, एमीटर को हमेशा फॉरवर्ड बायस मिले, वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में जुड़े, एमीटर जो है श्रेणी क्रम में जुड़े। एमीटर का ये जोड़ते समय इस तरह सिरे का ध्यान रखना है कि उसका पॉजिटिव सिरा बैटरी की पॉजिटिव के सिरे, अगर जोड़ रहे हैं बैटरी के पॉजिटिव सिरे से तो पॉजिटिव सिरा ही जुड़ेगा, नेगेटिव से जोड़ रहे हैं तो नेगेटिव सिरा ही जुड़ेगा। इसी तरह वोल्टमीटर भी वोल्टमीटर का नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव की साइड होना चाहिए, वोल्टमीटर का पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव की साइड होना चाहिए। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए हम परिपथ खींचते हैं। और अब इसके अभिलाक्षणी खींचने के लिए आउटपुट वोल्टता को स्थिर रख के यानी VC को स्थिर रख के IB और VEB के बीच हम निवेशी अभिलाक्षणी खींचते हैं, और निर्गत अभिलाक्षणी खींचने के लिए IB को कांस्टेंट रखते हैं और VCE और IC के मध्य हम निर्गत अभिलाक्षण खींचते हैं, जो हमें इस तरह से प्राप्त होते हैं। हमने दिखा दिया है इसमें कि आपके पास पुनः निवेशी अभिलाक्षणी पूरे डायोड की तरह एक निश्चित वोल्टता तक कोई हमें धारा नहीं मिलती है, उसके बाद निवेशी धारा जैसे हम वोल्टता बढ़ाते जाते हैं निवेशी धारा बढ़ती है, बिल्कुल डायोड की तरह है अभिलाक्षणी वक्र जैसे डायोड के अग्र बायस के मुझे मिलते हैं। और यहाँ भी पुनः हम उसी टेक्निक से कि यहाँ अगर मैं पीस वाइज लीनियर मानते हुए एक ट्राइंगल खींचूंगी और ट्राइंगल का स्लोप निकाल लूँगी यानी y अक्ष पे अंतर निकालूंगी तो IB आ जाएगा, x अक्ष पे अंतर निकालूंगी तो VB आ जाएगा, तो VB और IB का अनुपात निकाल सकती हूँ। तो अलग अलग वक्रों पर अलग अलग ट्राइंगल खींच के HI का मान निकाल सकती हूँ। HRE का मान निकालने के लिए किसी एक वोल्टता से ये y अक्ष के पैरेलल एक लाइन खींचती हूँ, तो यहाँ ये जिन बिंदुओं पर काटती है उनका अंतर यहाँ अगर मैं देखूँ, क्योंकि मुझे IB कांस्टेंट रखना है तो हम x अक्ष के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे, क्योंकि यहाँ पर मुझे क्या लगाना है, कांस्टेंट रखना है IB। तो IB कांस्टेंट रखना है तो x अक्ष के पैरेलल मैं एक लाइन खींचती हूँ। तो लाइन खींचती हूँ तो ये जिन दो वक्रों पर जहाँ काट रही है उसका अंतर मुझे दे देगा आपके पास VCE, और यहाँ इसको नीचे मैं मिलाती हूँ तो इन दोनों का अंतर मुझे दे देता है वक्रों का, क्या अंतर दे देगा मुझे, VBE। तो डेल्टा VBE और डेल्टा VCE का मान मैं निकाल सकती हूँ IB को कांस्टेंट रखते हुए, यानी कि x अक्ष के पैरेलल एक लाइन मैं खींचती हूँ। तो जो इन वक्रों को जहाँ काटती है उस वक्रों के अंतर से मैं निकाल लेती हूँ डेल्टा VCE का मान, और नीचे x अक्ष पर लंब डाल के मैं मान किसका निकाल लेती हूँ, उनका अंतर निकाल के डेल्टा VBE का मान। तो इस तरह से HRE का मान निकाल लेती हूँ। और इसी तरह यहाँ पर मान निकालने के लिए तो यहाँ इन पर हम एक छोटे छोटे ट्राइंगल खींच कर हम पीस वाइज लीनियर मानते हुए मान निकाल सकते हैं IC/VCE का हर एक वक्र के लिए। IB चूँकि हर वक्र पे कांस्टेंट है तो हर एक वक्र पे मान निकल जाएगा। और करंट गेन निकालने के लिए मैं क्या करती हूँ, y अक्ष के पैरेलल एक लाइन खींचती हूँ। यहाँ मुझे ध्यान रखना है निवेश, यहाँ पर HFE का मान निकालने के लिए मैंने y अक्ष के पैरेलल लाइन खींची थी, और इस निवेशी में मैं किसके पैरेलल लाइन खींचती हूँ, x अक्ष के पैरेलल। तो यहाँ से मैं धारा का लाभ निकाल सकती हूँ, या मैंने अंतर निकाल लिया, ये एक लाइन खींची मान लो। तो इन दोनों वक्रों पर लिखा तो ये दोनों वक्रों के जो अंतर है धारा का 18 मिली एम्पीयर जैसे यहाँ दिखा रहा है और 28, तो ये मुझे डेल्टा IB का मान मिल गया। और इसका यहाँ पर मैं y अक्ष पर जब खींचती हूँ, इसके मिलाती हूँ इन लाइनों को और इसका अंतर देखती हूँ तो मुझे क्या मिल जाता है, डेल्टा IC। तो डेल्टा IC और डेल्टा IB का अंतर मिलके मुझे क्या देता है, HFC। तो एक तरह से दोनों ही इसमें स्थिति में ट्रायंगल बनाकर तो मैं किसका मान निकाल लेती हूँ, प्रवेश्यता या इम्पीडेंस का। और धारा लाभ और वोल्टा लाभ निकालने के लिए मैं या तो x अक्ष के पैरेलल लाइन खींचती हूँ या y अक्ष के पैरेलल लाइन खींच के ये मान निकाल ले सकती हूँ। इसी तरह इसके भी 3 क्षेत्र मैं बताती हूँ आउटपुट के। संतृप्त क्षेत्र जो कि IC=0 से इस तरफ का जो क्षेत्र है, बाईं ओर का जो क्षेत्र है वो कहलाता है मेरे पास संतृप्त क्षेत्र। और यहाँ पर दोनों ही संधियाँ क्या हो जाती हैं,
अग्रवायसित हो जाती हैं और यहाँ हम सभी में देख रहे हैं कि धारा तेजी से बढ़कर संतृप्त अवस्था को प्राप्त हो रही है। इसमें भी वही स्थिति है जो कि संतृप्त क्षेत्र की, जो कि हमारे पास उभयनिष्ठ आधार में थी। इसी तरह यहाँ हम देख रहे हैं कि लगभग थोड़े से, हालांकि हम ये देख रहे हैं कि IB के साथ जो IC का मान है वो बढ़ रहा है, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी ये बढ़ता हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ नहीं है। जबकि उभयनिष्ठ आधार में IC का IE के साथ लगभग कांस्टेंट कर्व ही था। यहाँ हम देखते हैं IB धारा चूँकि कंट्रोल नहीं करती IC को, IE धारा कंट्रोल करती है, इसलिए उभयनिष्ठ आधार वाले में IE का जो मान है, IC का जो मान है वो लगभग IE के ही बराबर मिलता है। जबकि यहाँ पर हम आधार धारा के साथ देख रहे हैं, इसलिए आधार धारा के साथ उत्सर्जक संग्राहक उल्टा बदलने पर IC का मान थोड़ा सा परिवर्तित होता हुआ मुझे दिख रहा है। और इसी तरह यहाँ पर संग्राहक जो बोलता है, इससे जीरो का जो नीचे का जो क्षेत्र है, यहाँ भी जो जीरो से नीचे का क्षेत्र है वो मैं किस रूप में देख रही हूँ, कट ऑफ रीजन में। ये जो रीजन टेस्ट करके दिखाया गया, ये कौन सा है, ये कट ऑफ रीजन है। और इस रीजन में दोनों ही संधियाँ कैसी हैं, पश्चवायसित, दोनों ही संधियाँ संतृप्त क्षेत्र में अग्रवायसित, और अंतक क्षेत्र में दोनों ही संधियाँ पश्चवायसित। और ये रीजन जो एक्टिव सक्रिय क्षेत्र हमने दिखाया है, इसमें एक संधि अग्रवायसित है और दूसरी संधि पश्चवायसित है। तो यानी IC इज इक्वल टू 0 और VC 0 से 0 का जो नीचे का क्षेत्र है वो कट ऑफ होता है, और IC इज इक्वल टू 0 से जो ऊपर का क्षेत्र है और बाईं ओर जो क्षेत्र है, इन संतृप्त, जहाँ धारा संतृप्त हो जाती है उसके जो बाईं ओर का जो रीजन है वो है संतृप्त क्षेत्र। तो अब दोनों के अभिलाक्षणिक वक्रों में ही हमने क्या किया है, 3 रीजन बांटे हैं, उभयनिष्ठ उत्सर्जक में भी और उभयनिष्ठ आधार में भी। आउटपुट वक्रों में हमने 3 रीजन बांटे हैं, संतृप्त रीजन, अंतक रीजन और सक्रिय क्षेत्र। और ये तीनों ही क्षेत्र ट्रांजिस्टर के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, ये हमें ध्यान रखना है। अब उभयनिष्ठ संग्राहक और का जो परिपथ है वो लगभग, यहाँ पर हमने पहले ही कहा था कि हम उभयनिष्ठ संग्राहक में जो हमारा रेजिस्टेंस जोड़ते हैं, आउटपुट निकालते हैं, वो हम मीटर पर ही निकालते हैं। तो यहाँ पर इसका थोड़ा सा हमें दोनों परिपथ कॉमन कलेक्टर के लिए या कॉमन एमिटर के लिए एक जैसे ही दिखाई देते हैं। और इसमें कॉमन कलेक्टर विन्यास में निर्गम संग्राहक की बजाय कहाँ लिया जाता है, उत्सर्जक पर ही लिया जाता है। इसलिए लोड को एमिटर और भू संपर्क के मध्य जोड़ा गया है, और संग्राहक को भी किससे जोड़ दिया गया है, भू संपर्क के समान जोड़ दिया गया है। अब यहाँ पर प्रायोगिक उद्देश्यों के लिए कॉमन कलेक्टर विन्यास के निर्गम अभिलाक्षणिक किसके समान प्राप्त होते हैं, कॉमन एमिटर के समान ही प्राप्त होते हैं। इसलिए इसमें ज़्यादा हम डिस्कस अभी इसका नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा फोकस कॉमन कलेक्टर का नहीं है। अब यहाँ अगर हम देखें तो इनका कॉमन बेस, कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर का कुछ प्राचलों का तुलनात्मक अध्ययन दिखाया गया है इस सारणी में। तो निवेशी प्रतिबाधा कॉमन बेस की बहुत कम होती है, कॉमन एमिटर की अल्प होती है, कॉमन कलेक्टर की बहुत अधिक हो जाती है। निर्गम प्रतिबाधा कॉमन बेस में बहुत अधिक होती है, कॉमन एमिटर में इन दोनों के मध्य की होती है, और कॉमन कलेक्टर में बहुत ही कम हो जाती है। जो धारा लाभ है वो कॉमन बेस में, यानी कि जो अल्फा है वो 0.1 से कम, लेकिन बहुत कम नहीं होता है, और कॉमन एमिटर में जो बीटा है वो 1 से बहुत अधिक होता है। इसी तरह कॉमन कलेक्टर में जो गामा है वो भी 1 से अधिक होता है, बहुत अधिक होता है। उल्टा लाभ का मान कॉमन बेस के लिए कम मिलता है, कॉमन एमिटर के लिए ज़्यादा होता है। ज़्यादातर हम कॉमन एमिटर विन्यास को प्रवर्धन के काम में लेते हैं, और कॉमन कलेक्टर में ये बहुत कम होता है। शरण धारा का मान अल्प होता है कॉमन बेस में, लेकिन कॉमन एमिटर में अधिक हो जाता है। जर्मेनियम के लिए लगभग 500 माइक्रो एम्पियर, और सिलिकॉन के लिए कम होता है, जो कि 200 माइक्रो एम्पियर के आसपास होता है। और यहाँ पर कॉमन कलेक्टर के लिए तो बहुत अधिक हो जाता है, जैसे कि कॉमन कलेक्टर और कॉमन एमिटर का जो शरण धारा है वो अधिक है। और उपयोग क्या है इसका, उच्च आवृत्ति अनुप्रयोग हेतु करते हैं। इसके लिए ऑडियो फ्रिक्वेंसी जनरेटर बनाने के लिए कॉमन एमिटर विन्यास का उपयोग किया जाता है, और कॉमन कलेक्टर का इम्पीडेंस मैचिंग के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये है आपके पास किस तरह से हम ट्रांजिस्टर्स को विभिन्न अभिविन्यासों में लगाते हैं, किस प्रकार से उसके अभिलाक्षणिक खींचते हैं, और उसको किस प्रकार से 3 क्षेत्रों में बांटकर हम किस तरह से लोड लाइन की व्याख्या करते हैं, वो हम देखेंगे अपने अगले लेक्चर में। धन्यवाद।